नमस्कार, मैं परीक्षित थाड़ा और आज का हमारा अध्ययन का विषय है रेशियो एनालिसिस, अनुपात विश्लेषण। चलिए समझते हैं लाभदायकता का आशय क्या होता है। लाभदायकता एवं निष्पादन क्षमता प्रबंध लेखांकन की अनुपात विश्लेषण पद्धति के अंतर्गत आते हैं। अनुपात विश्लेषण का समर्थक अलेक्जेंडर वाल को माना जाता है। इनके द्वारा सन 1909 में अनुपात विश्लेषण की विस्तृत पद्धति प्रस्तुत की गई और इसके अंतर्गत दो सजातीय संख्याओं के आपसी संबंध को अनुपात कहते हैं। तो सबसे पहले अलेक्जेंडर वाल द्वारा अनुपात विश्लेषण का प्रारंभ किया गया था। रॉबर्ट एन एंथोनी ने कहा है कि ए रेशियो इज सिंपली वन नंबर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अनदर। इसी के साथ हंट, विलियम व डोनाल्डसन की परिभाषा है, अनुपात वित्तीय विवरणों से प्राप्त संख्याओं के संबंध को अंकगणितीय रूप में प्रदर्शित करने का साधन मात्र है। अनुपात विश्लेषण के अर्थ और परिभाषा को हम समझते हैं तो वित्तीय विवरणों में दिए गए तथ्य अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं, किंतु अलग अलग तथ्यों अपने आप में कोई महत्व नहीं रखते हैं जब तक कि उन्हें एक ही विवरण के अन्य तथ्यों या सह प्रतिवेदनों के तथ्यों तथा अन्य अवधियों के उसी प्रकार के तथ्यों से संबंधित नहीं किया जाता है। इस प्रक्रिया को अनुपात विश्लेषण कहते हैं। अनुपात विश्लेषण के अंतर्गत दो विभिन्न संख्याओं के बीच संबंध को हम जानते हैं और अनुपात विश्लेषण वित्तीय विवरणों के विश्लेषण की एक तकनीक है। देखिए, हम जब वित्तीय विवरणों का विश्लेषण करते हैं तो इसके लिए बहुत सारी तकनीकी होती है, जैसे हम कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस और वित्तीय विवरणों का जो विश्लेषण की तकनीकें होती हैं, उन सब के माध्यम से ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो डाटा उपलब्ध है वित्तीय विवरणों के अंतर्गत, उन डाटा का अर्थ क्या है और व्यवसाय की दशा और दिशा कैसी है। तो ये वित्तीय अनुपात वित्तीय विवरणों के किन्हीं दो या अधिक मदों के बीच संख्यात्मक संबंध ही होते हैं। यह अनुपात विश्लेषण किसी व्यवसाय को प्रभावित करने वाले आंतरिक एवं बाह्य कारकों, उसके परिचालन व्यवहारों एवं परिणामों तथा पूर्व निर्धारित उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति को सूक्ष्म में एवं सारांश में अभिव्यक्त करने की एक युक्ति है। इस विधि के अंतर्गत विशिष्ट उद्देश्यों के अनुसार वित्तीय विवरणों की किन्हीं दो या अधिक मदों के मध्य अनुपात ज्ञात करके निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। तो ये तो हमारा कॉन्सेप्ट हुआ रेशियो एनालिसिस का अर्थ और परिभाषा। अब हम आते हैं अनुपात विश्लेषण के महत्व पर कि जब तक परस्पर एक दूसरे से अनुपात संबंधित नहीं होते हैं, उनका कोई महत्व नहीं होता है और इनके आधार पर उचित निष्कर्ष निकालने के लिए आवश्यक है कि इन मदों तथा तथ्यों के बीच कोई तर्कयुक्त या नियम युक्त संबंध स्थापित किया जाए। अतः दो या दो से अधिक मदों के बीच तार्किक एवं विज्ञान संबंध स्थापित करना ही अनुपात विश्लेषण कहलाता है। अनुपात विश्लेषण के संबंध में अंकों को दूसरे अंकों से विभाजित कर दिया जाता है। इससे पता चलता है कि यदि आधार संख्या 1 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, अर्थात एक अंक का दूसरे अंक से क्या और कितना संबंध है। अनुपात विश्लेषण विवरणों में मदों और मदों के समूहों के संबंध को निर्धारित करने और प्रस्तुत करने की प्रक्रिया है। अनुपात विश्लेषण व्यवसाय के विभिन्न वित्तीय विवरणों के संबंधों का अध्ययन है, जिसे एक वित्तीय प्रारूप में दर्शाया जाता है एवं इन कारकों की प्रवृत्तियों को विवरण पत्रों की श्रृंखलाओं के अंतर्गत दर्शाया जाता है। इसी तरह हेलकर्ट ने कहा है कि अनुपात विश्लेषण तुलनात्मक उच्च या निम्न कार्यक्षमता तथा किसी औसत या तुलनात्मक प्रमाप से महत्वपूर्ण विचलनों की प्रवृत्ति की जानकारी के लिए संकेत व मार्गदर्शक का कार्य करता है। अब हम आते हैं अनुपात विश्लेषण के उद्देश्य क्या होते हैं, उद्देश्यों को समझते हैं। तो अनुपात विश्लेषण वित्तीय विश्लेषण की प्रमुख तकनीक है। इसे वित्तीय विश्लेषण का हृदय हम कहते हैं, हार्ट ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस।
अनुपात विश्लेषण प्रबंधकों को उनके जो आधारभूत कार्य हैं, आधारभूत कार्य कौन कौन से होते हैं प्रबंधकों के? नियोजन, प्लानिंग, समन्वयन, संवहन, नियंत्रण और पूर्वानुमान। इन सभी जो प्रबंधकों के आधारभूत कार्य हैं, इन सब में ये अनुपात विश्लेषण सहायक सिद्ध होता है। संस्था से संबंधित जो बाहरी पक्षकार हैं तथा विनियोक्ता है, ऋणदाता है, अंशधारी हैं, ये सभी व्यवसायिक गतिविधियों की जानकारी अनुपातों के माध्यम से प्राप्त करते हैं। अनुपात विश्लेषण के प्रमुख उद्देश्यों को हम समझते हैं, जो कि निम्न प्रकार है। जो अनुपात विश्लेषण का पहला उद्देश्य है वो है कि अनुपात द्वारा लागत, विक्रय, लाभ इत्यादि तथ्यों की प्रवृत्ति के विषय में ज्ञान प्राप्त होता है। जो प्रवृत्ति एनालिसिस है, जिसे हम ट्रेड एनालिसिस कहते हैं, वो भावी घटना के विषय में घोषणा करने में सहायक होते हैं। इसी प्रकार जो अनुपात विश्लेषण है उसमें तथ्यों का सापेक्षिक अध्ययन किया जाता है। वित्तीय विवरण में प्रदर्शित अंक या तथ्य स्वयं में महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, उनका वास्तविक महत्व अन्य तथ्यों के संदर्भ से ही प्रकट होता है। जो बड़े और जटिल संख्यात्मक तथ्य हैं उनको अनुपातों के माध्यम से संक्षिप्त किया जा सकता है। संक्षिप्तीकरण से तथ्यों में निहित अर्थ सरलता से समझे जा सकते हैं। अनुपातों की सहायता से विभिन्न व्यावसायिक क्रियाओं का व्यवस्थित विश्लेषण सरलता से किया जा सकता है और अनुपात विश्लेषण द्वारा जो आगामी परिस्थितियां होती है उन परिस्थितियों के संबंध में उपयुक्त रूप से निर्णय लिए जा सकते हैं। अनुपात विश्लेषण का महत्व और उपयोगिता की हम बात करें तो वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत संख्याएं मूक होती है, अर्थात वो कुछ नहीं बताती हैं जब तक कि हम उन्हें एक सही रूप से प्रकट नहीं कर देते हैं। अनुपात विश्लेषण का जब हम प्रयोग करते हैं तो इन मूक संख्याओं को वाणी प्राप्त हो जाती है, अर्थात अनुपातों की गणना सरल, शीघ्र एवं समझने योग्य होने के कारण जो अनुपात विश्लेषण है वो अत्यधिक लोकप्रिय होता जा रहा है। यदि अनुपात विश्लेषणों का सही प्रकार से प्रयोग किया जाए तो संस्था की स्थिति में सुधार तथा आवश्यक मार्गदर्शन किया जा सकता है तथा लाभों में वृद्धि की जा सकती है। अब निम्न उपयोगों की वजह से अनुपात विश्लेषण का महत्व है, इसके महत्व को हम समझते हैं। इसका जो पहला महत्व है वो प्रबंधकों को सहायता पहुंचाने की वजह से है। अनुपातों का जब हम अध्ययन करते हैं तो प्रबंधकों को संस्था की गतिविधियों को समझने और उसकी कार्यकुशलता बढ़ाने में मदद मिलती है। अनुपातों का जब हम प्रयोग करते हैं और उसका विश्लेषण करते हैं तो उससे प्रबंधकों को जो प्लानिंग है, जो कंट्रोल है, जो समन्वयन है, संवहन है, पूर्वानुमान है, फोरकास्टिंग है और जो वो नीति निर्धारण करते हैं, जो डिसीजन मेकिंग का कार्य करते हैं, उन सभी प्रकार के कार्यों के लिए ये सहायता उपलब्ध करवाता है। तो ये पहला महत्व है अनुपात विश्लेषण का कि ये प्रबंधकों को सहायता उपलब्ध करवाता है। अगर हम अनुपात विश्लेषण के दूसरे महत्व को देखें तो वो है संस्था में रुचि रखने वाले पक्ष को लाभ। अनुपात विश्लेषण के प्रयोग से संस्था में जो रुचि रखने वाले आंतरिक और बाह्य पक्ष के लोग हैं उनको लाभ पहुंचता है। संस्था के जो कर्मचारी होते हैं, संस्था की जो गतिविधियां होती है, लाभ अर्जन क्षमता होती है आदि का ज्ञान प्राप्त करके अपने वेतन वृद्धि एवं अतिरिक्त सुविधाओं की मांग कर सकता है। संस्था में विनियोग करने वाले तथा ऋणदाता अनुपातों के प्रयोग से संस्था में धन लगाने या न लगाने का निर्णय सरलता से किया जा सकता है। अगला जो महत्व है वो है व्यावसायिक प्रवृत्ति पर प्रकाश। पिछले लेखा विवरणों के आधार पर निकाले गए विभिन्न लाभ, विक्रय, लागत से संबंधित अनुपात व्यवसाय की भावी प्रवृत्ति का पूर्वानुमान करने में सहायता पहुंचाते हैं। इससे अनुपात विश्लेषण का महत्व और भी बढ़ जाता है क्योंकि हमें पता रहता है कि आने वाला जो व्यवसाय का ट्रेंड है वो कैसा रहेगा। अब हम आते हैं जो अगला महत्व है वो है संवहन में सहायता। अनुपातों के द्वारा दो विभिन्न अवधियों के बीच जो व्यावसायिक परिवर्तन होते हैं उन परिवर्तनों को दर्शाया जा सकता है। जितने भी चेंजेस आते हैं व्यवसाय में उन चेंजेस को हम दर्शा सकते हैं इन अनुपात विश्लेषण के द्वारा। तो हम कह सकते हैं कि अनुपात के संवहन का कार्य सरल हो जाता है।
अगला महत्व है बजट एवं नियंत्रण की सफलता। अनुपातों की सहायता से भविष्य की योजनाओं को भली भांति स्पष्ट किया जा सकता है, जिससे बजटन और नियंत्रण प्रणाली को सफलतापूर्वक लागू करने में सहायता भी मिलती है। इसी प्रकार जो विभिन्न संस्थाएं हैं उनकी तुलना की जा सकती है। ये भी अनुपात विश्लेषण का एक महत्व है और उनकी तुलना करके उनकी कार्यकुशलता और उनकी क्षमता का पता लगाया जा सकता है। अगला इसका महत्व है प्रतिमानों की स्थापना। अनुपातों के अध्ययन के आधार पर संस्था की क्षमता एवं कार्यकुशलता जानी जा सकती है एवं उचित प्रतिमानों की स्थापना की जा सकती है। इन प्रतिमानों के अनुरूप व्यवसाय की गतिविधियों में समन्वय एवं संतुलन रखा जा सकता है। अगला इसका जो महत्व है वो है प्रभावशाली नियंत्रण। अनुपातों के द्वारा प्रतिमानों की स्थापना करके संस्था की गतिविधियों पर प्रभावशाली नियंत्रण किया जा सकता है। अनुपातों के द्वारा ही पूर्व में निर्धारित अंकों की तुलना वास्तविक क्रियात्मक परिणामों से की जा सकती है। इस प्रकार लागत पर नियंत्रण करके व्यर्थ के खर्चों से भी हम बच सकते हैं। लेखांकन की प्रक्रिया में एकरूपता की हम बात करें तो अनुपातों द्वारा ठीक निष्कर्षों पर पहुंचने के लिए आवश्यक है कि विश्लेषण एवं लेखांकन प्रक्रिया में एकरूपता आए और इसके लिए अनुपात प्रणाली अपनाने में संभवतः ही लेखांकन की प्रक्रिया में एकरूपता स्थापित हो जाती है। अनुपात विश्लेषण की सीमाएं, अगर हम अनुपात विश्लेषण की सीमाओं की बात करें तो अनुपात विश्लेषण की सहायता से कंपनी की लाभार्जन शक्ति, वित्तीय स्थिति और उसके भविष्य का ज्ञान तो सरलता से किया जा सकता है। कुछ विद्वानों का कहना है कि अनुपात विश्लेषण एनासिन की गोली की तरह होता है जो प्रकाशित लेखों से संबंधित शंकाओं को दूर कर सकता है, लेकिन फिर भी इस पर बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता है। कुछ सीमाएं इसकी फिर भी हैं और उन सीमाओं का हम अध्ययन करते हैं। इसकी क्या लिमिट्स है अनुपात विश्लेषण की, उन लिमिट्स को हम समझते हैं। जो सबसे पहली इसकी सीमा है, जो लिमिट्स है, वो है लेखांकन का आधार। एक अवधि के अनुपातों की तुलना हम दूसरी अवधि के अनुपातों से करने के पूर्व इस बात पर ध्यान देना आवश्यक होता है कि दोनों वर्षों के आधार एक ही होने चाहिए, और अगर ये आधार एक नहीं है तो लेखांकन के आधार में जो अंतर होता है तो उसमें तुलना संभव नहीं हो सकती है। इसी प्रकार जो इसकी दूसरी सीमा है वो है ह्रास आदि की विधियाँ। दो कंपनियों के अनुपातों की तुलना तभी हम संभव मान सकते हैं जब उन दोनों कंपनियों द्वारा ह्रास की एक ही विधि को अपनाया गया है। यदि वो दोनों कंपनियां डेप्रिसिएशन की अलग अलग विधि को अपना रही हैं तो इसका मतलब जो परिणाम आएंगे वो भी अलग अलग प्रकार के होंगे, फिर उनमें किसी प्रकार की तुलना करना अच्छा नहीं माना जाएगा। श्रमिकों और मशीनों के प्रयोग की अवस्थाएं एक ही हो तथा लेखांकन की प्रणाली भी एक ही हो, तब हम मान सकते हैं कि अनुपात विश्लेषण प्रभावशाली है, नहीं तो ये प्रभावहीन ही साबित होता है। जो तीसरा इसका सीमा है अनुपात विश्लेषण की वो है मूल आंकड़े। अनुपात विश्लेषण के लिए मूल आंकड़ों का होना आवश्यक है, नहीं तो जो परिणाम आते हैं वो भ्रामक होते हैं। मूल आंकड़ों की कमी के कारण अनुपात विश्लेषण के परिणाम कभी कभी गलत साबित हो जाते हैं। उचित प्रमापों का अभाव, ये भी इसका एक सीमा है। उचित प्रमापों का अभाव, अनुपात विश्लेषण के अंतर्गत जो तुलना के लिए उचित प्रमाप होते हैं उनमें सर्वथा अभाव पाया जाता है। अनेक शब्द जैसे चालू दायित्व, प्रयुक्त पूंजी आदि की परिभाषात्मक विभिन्नता के कारण एक कंपनी के अनुपातों की तुलना दूसरी कंपनी के अनुपातों से नहीं कर सकते हैं। जो बाहरी सजावट होती है उससे भी भ्रम उत्पन्न हो सकता है, ये भी अनुपात विश्लेषण की एक सीमा है। बाहरी सजावट से यहाँ मतलब है व्यवसाय की बाहरी तड़क भड़क के ऊपर जो व्यर्थ के सजावट होती है, जो भ्रामक आंकड़े दिखाए जाते हैं, उससे दूसरे लोग उनके व्यवसाय को प्रचलित व्यवसाय समझ लेते हैं और इनके आधार पर जब अनुपात विश्लेषण तैयार किए जाते हैं तो ये एक अलग ही स्थिति को पैदा करते हैं जो व्यवसाय के हित में नहीं होती है, ना ही उन व्यक्तियों के हित में होती है जो इन अनुपात विश्लेषण से संबंधित आंकड़ों का प्रयोग करते हैं। अब हम बात करें कीमत स्तर की, तो कीमत स्तर भी
इस प्रकार के अनुपात विश्लेषण की एक सीमा होती है। मूल्य स्तर के परिवर्तित होने से विभिन्न वर्षों के अनुपातों की तुलना से सही निष्कर्ष नहीं निकाले जा सकते हैं। इसलिए जो विभिन्न वर्षों के अनुपात है उनकी तुलना करते समय जो उनकी कीमतें होती है उसमें परिवर्तन को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। समय समय पर उन होने वाले परिवर्तनों के अनुसार हम अगर एडजस्टमेंट करते हैं आंकड़ों में, तब तो अनुपात विश्लेषण से जो परिणाम आएंगे वो भ्रामक नहीं होंगे, अन्यथा ये अनुपात विश्लेषण किसी काम का नहीं होगा। 7वीं इसकी सीमा है गुणात्मक विश्लेषण का अभाव। अनुपात विश्लेषण के अंतर्गत गुणात्मक कारकों पर ध्यान नहीं दिया जाता है, भले ही ये अधिक महत्वपूर्ण क्यों न हो। इसी प्रकार पक्षपात का अभाव भी यहाँ पर हम मान सकते हैं। अनुपात वास्तव में वित्तीय विवरण का साधन मात्र है, इसमें विश्लेषक द्वारा पक्षपात भी किया जा सकता है। एक इसकी सीमा है भूतकाल के आधार पर जब हम भविष्य का अनुमान लगाते हैं तो अनुपात की गणना भूतकाल के आधार पर की जाती है। इनका प्रयोग वर्तमान या भविष्य के लिए हमेशा वांछनीय नहीं होता है। इसका कारण यह है कि भूतकाल की घटना तथा भविष्यकाल की घटना में स्वाभाविक रूप से भिन्नता होती है। अगली सीमा है संबंध। अनुपातों के प्रयोग के पूर्व यह जानना आवश्यक होता है कि जिसके संबंध में ये अनुपात निकाले गए हैं वे एक दूसरे पर आश्रित है, निर्भर है या नहीं है। यदि ऐसा नहीं है तो अनुपात सही नहीं होगा। 11वीं सीमा है गैर संबंधी मदों के बीच अनुपात निकालना। अनुपात सजातीय मदों या आंकड़ों के साथ ही निकाला जाना चाहिए। कभी कभी हम गैर संबंधी मदों के साथ भी अनुपात निकाल लेते हैं और ऐसे परिणाम गलत ही होते हैं। तो हमेशा जब अनुपात विश्लेषण की प्रक्रिया को अपनाया जाता है तो जो आंकड़े होते हैं वो हमेशा संबंधित होने चाहिए, सजातीय होने चाहिए। अगली इसकी सीमा है ज्ञान की कमी। कभी कभी अनुपात गणकों में लेखाकर्म संबंधी ज्ञान की कमी पाई जाती है और वे अपने अधूरे ज्ञान के आधार पर ही अनुपात की गणना कर देते हैं, जो करीब करीब गलत ही होती है। अतः अनुपात गणकों में लेखाकर्म संबंधी पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, जो कि अनुपात विश्लेषण की सीमा है। एक अनुपात का सीमित महत्व क्या है? एक अनुपात अपने आप में महत्वहीन होता है। इसका महत्व तभी होगा जब इसकी तुलना दूसरे से की जाए। और अंत में हम समझते हैं कि लाभदायकता का क्या अर्थ होता है। संस्था के जो ऋणदाता होते हैं उनके अतिरिक्त संस्था के स्वामी और प्रबंधक होते हैं जो कि संचालन कुशलता में रुचि रखते हैं। अंशधारी उचित प्रतिफल की आशा रखते हैं और संस्था में धन विनियोजित करते हैं। संस्था की संचालन कुशलता और अंशधारियों को पर्याप्त प्रतिफल अंतोतगत्वा संस्था द्वारा अर्जित लाभों पर ही निर्भर होता है। अतः संस्था के लाभों का मापन निरपेक्ष एवं सापेक्ष दोनों रूपों में करना आवश्यक होता है। धन्यवाद।